हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। इस सीरीज में हम पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम घटना चक्र पुनरावलोकन से कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने भारत स्वतंत्र होने से पहले जितने भी अधिनियम हैं उनको कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 को रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में हुई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। इसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। देखिए, हम इसको फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भारत के संविधान की सबसे पहले मांग कब की गई थी? तो 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में की गई थी। इसी साल 1934 में ही भारत के संविधान में सभा के गठन के लिए विचार एम.एन. रॉय ने भी दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर यदि बात किया है तो सबसे पहले पटना में हुई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। इसकी पुष्टि कांग्रेस के अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1936 में इसको किया गया था। सबसे पहले संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव निर्वाचित संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने रखा था और कैबिनेट मिशन योजना 1946 आई। उसके तहत भी इसका प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाना था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और इसका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों प्रांत से किया गया था। 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत प्रत्येक में से एक में किया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। 296 सीटें जो कि ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी, उनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों के लिए 15 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस के लिए 208, मुस्लिम लीग के लिए 73 और छोटे समूह थे उनके लिए 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, लेकिन 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। विधानसभा का उपयोग कैसे किया गया था? निर्वाचक मंडलों के रूप में किया गया था। यह निर्वाचन वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। किसके आधार पर था? 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार तक ही सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिनमें से 9 महिलाएं थीं, उन्हें हिस्सा लिया। 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। माउंटबेटन 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें से भारतीय प्रांतों में से 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों में से 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा की कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का प्रयास या समय लगा था। ज्ञातलब है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने की दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया जाता। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुई थी। इनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन में अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय विनेगल नरसिंह राव VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा ने कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। इनके नाम इस प्रकार दिए गए: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, BG दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेनायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करनी और अंबु स्वामीनाथन, यह 15 महिलाएं संविधान सभा में उपस्थित थीं। गेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, हालांकि इनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। हम इसके प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और यह प्रस्तुत पारित किया। इसमें कहा गया था कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान के निर्माण का कार्य करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? MN रॉय ने। वर्ष 1934 में भारत के संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किसने प्रस्तुत किया था? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में रखा गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात यह प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में प्रस्तुत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए
एक प्रतिनिधि की कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था? तो 10 लाख व्यक्तियों की पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 भारत आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे, बल्कि पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन के सदस्य थे। क्रिप्स मिशन मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि इसके अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस यह भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर यह नौसेना के मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू जी। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। वायसराय इसके कार्यपालिका सदस्य का पदन अध्यक्ष था और तथा जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, लेकिन एस राधाकृष्णन नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री एवं जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू एवं मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो ये सही है। और बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा, तो बी गलत है। कथन सी मतलब कथन ए सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। मतलब दोनों सही है लेकिन गलत है, क्या उसका स्पष्टीकरण। अक्टूबर 1943 में ललित गो के स्थान पर ऑर्किवाड वेवेल वायसराय बने और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक प्रतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से प्रस्ताव या विस्तार से बात की। कुछ प्रस्ताव रखे जो कि जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों को भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना एवं संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, इससे भारत का विभाजन रुक सके। अर्थात कथन सत्य है लेकिन उसका कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित थी, तो गलत है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये भी गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, ये सही है। इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था, तो ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन 3 और 4 सही है। भारतीय संविधान के कथन
यह गठन के लिए राज्यों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुई थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी, तो ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो नहीं, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये सही है। अर्थात ए और डी सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इतनी बड़ी संख्या में समितियों की मदद से कार्य किया, जिसमें इनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो हाँ, ये सही है। इसमें से कौन सा गलत कथन है ना? तो ये पहला वाला सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, आंग्ल इंडियन और पारसियों की सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो ये सही है। इनका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, ये गलत होगा। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं सूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित किया गया था, तो ये सही है। भारतीय संविधान के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार का प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति या संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान के जो सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बल्कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उद्घाटन जब हुआ था तो पहली बैठक थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका उद्घाटन या अधिवेशन का उद्घाटन किया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी, नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के द्वारा मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के द्वारा प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति और अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उनकी प्रथम बैठक के आरंभ में ही हो गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। भारत को प्रथम संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देना है, तो इसका प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को किया गया था।
22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान सभा की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था या प्रस्तुत किया था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको किया था। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो ये सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं। राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति को निर्वाचित लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। जनता के प्रतिनिधि सांसद विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान उसने कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि थी 165 दिन हुई थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि थी 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। सूची X को सूची Y से सम्मिलित करना है। तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे HC मुखर्जी, जो कि स्थायी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष थे KM मुंशी जी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे जिन्हें राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये थे VT कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये दिए गए हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मुख्यतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष थे KM मुंशी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे VT कृष्णमाचारी। संघ संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था, जबकि HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव अर्थात VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था VN राव ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। VN राव के मूल प्रस्ताव में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं।
संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन हुआ था, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, 17 नवंबर 1949 को। देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालिक संसद और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहित किया जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो वही है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था कराची में। तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया गया। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय रखने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ था। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारत के संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। V.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये पहले शायद बंगाल से चुने गए थे, लेकिन फिर ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य में मुंबई प्रेसिडेंसी
के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग कर देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिशिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्यों के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अवशिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा, अर्थात मुंबई प्रेसिडेंसी इसका आंसर माना जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ था, तो ये सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबे एवं भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध था या किया गया था, तो ये भी सही है। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे एवं अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, इन पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो बी भी सही है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं करता ए का। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद जी द्वारा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार भंग से इसे अपनाने से इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किनके सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी जी चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजवान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है? तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। इन्होंने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजवान चीज होती है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो अपना नियंत्रण करते हैं, जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जो जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होता है। तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने जाने के समय उन्हें यह वक्तव्य का अंश था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माण में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है?
अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग का है। इनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ के अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये कहा है ऑस्टिन द्वारा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार गेनविले ऑस्टिन का है। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। इसके साथ हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट होता है गाइस। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।